अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं जी, फिन 611 का जीडीपी वन। फिन 611 का जीडीपी सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी बोरिंग कॉस्ट क्या है। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट जो आप लोन लेते हैं उस लोन के अगेंस्ट जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, बोरिंग कॉस्ट। अब देखो, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको आप रिकॉर्ड कहाँ पे करते हो? इनकम स्टेटमेंट में। जो आप लोन लेते हो उस लोन के अगेंस्ट जो आप इंटरेस्ट पे करते हो इनकम स्टेटमेंट में आप रिकॉर्ड करते हो। किस नेम से? फाइनेंशियल चार्जेस के नेम से। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, सेल लेस सीजीएस ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फाइनेंशियल चार्जेस को माइनस करते हो। तो फाइनेंशियल चार्जेस को माइनस करने के बाद जो आपके पास बैलेंस आता है वो है। लेकिन जो फाइनेंशियल चार्जेस आप माइनस करते हो वो बेसिकली आपका इंटरेस्ट है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब आप लोन लेते हो किसके बदले? एसेट को परचेज करने के लिए। तो एसेट को जब परचेज करने के लिए जब लोन लेते हो, उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे तो क्या वो भी यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड होगा एज एन एक्सपेंस? इस रीजंस की वजह से फिर IS-23 की ज़रूरत पड़ी। अच्छा जी, IS-23 बेसिकली बोरिंग कॉस्ट है। तो बोरिंग कॉस्ट आपको अभी बताया कि वो इंटरेस्ट या वो कॉस्ट जो आप इनकर्ड करते हो किसके ऊपर? जो आप लोन लेते हो, जो आप बोरिंग फंड करते हो उसके ऊपर। सपोज जब कंपनी लोन या डिबेंचर इशू करती है, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उन डिबेंचर्स को इशू करवाती है और उनकी सर्विसेज के बदले जो उनको कमीशन पे करती है, तो वो जो कमीशन पे किया जाता है वो बोरिंग कॉस्ट है। अब हमने ये समझना है कि बोरिंग कॉस्ट कौन कौन सी है। पहले नंबर पर गौर से समझ लो कि जब कंपनी ने लोन या डिबेंचर्स इशू किए तो उस टाइम जो कंपनी ने डिबेंचर इशू किस थर्ड पार्टी के थ्रू करवाए और उसके अगेंस्ट जो आप उस थर्ड पार्टी को जो कमीशन डिसाइड कर लोगे वो पे करोगे, वो बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, फिर दूसरा, आपने जो लोन लिया है, सपोज आपने डिबेंचर जो इशू किए हैं, उन डिबेंचर्स के इशू के अगेंस्ट जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी आपके पास क्या है? बोरिंग कॉस्ट है। अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई आप एसेट लेते हो लीज पे, तो एसेट जो लीज पे आपने एक्वायर किया उसका जो रेंट पे करते हो, तो रेंट पे के साथ साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो वो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने सपोज डिबेंचर इशू किए, ठीक है, उन डिबेंचर्स को इशू किया, सपोज आपने ये लोन लिया 5 ईयर, क्या लिया? 5 ईयर्स के लिए। अब जो 5 ईयर्स के लिए आपने लोन लिया उस टाइम आपने डिबेंचर्स के ऊपर कोई डिस्काउंट दे दिया, तो वो जो डिस्काउंट दिया डिबेंचर्स के ऊपर, वो जितने परसेंट डिस्काउंट आपने दिया, सपोज आपका 100 का डिबेंचर था, आपने 90 पे इशू किया, वो 10 रुपीज़ जो आपने डिबेंचर्स के ऊपर आपने लॉस इनकर्ड किया वो आपका कैपिटल एक्सपेंस है। अब पॉइंट यहाँ पे ये समझना है, ये आपने डिबेंचर्स वाला पैसा 5 साल बाद वापस करना है। तो आपने जो 10 रुपये आपने लॉस रिकॉर्ड किया जिस टाइम डिबेंचर इशू किए थे, उसी टाइम इसको डेफर्ड कॉस्ट रिकॉर्ड कर लिया था और उसको 5 साल के अंदर हर साल 2-2 रुपये आपने उसको बोरिंग कॉस्ट, उसको कैपिटल को कन्वर्ट करना है रेवेन्यू में, जिसको हम अमोर्टाइज बोलते हैं। तो ये जो 2 रुपये आपने हर साल कैपिटलाइज से आपने रेवेन्यू में अमोर्टाइज में कन्वर्ट किए, तो वो भी बोरिंग कॉस्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म समझ लो, बोरिंग कॉस्ट क्या है? सिंपल, जो डिबेंचर इशू के उस टाइम जो सर्विसेज वो भी आपके पास बोरिंग कॉस्ट होगी, कोई लोन लिया उसके बदले जो इंटरेस्ट पे किया वो भी बोरिंग कॉस्ट, कोई एसेट आपने लिया लीज पे, उस लीज के ऊपर जो एसेट लिया था एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसके ऊपर पे कर रहे हो रेंट के अलावा, प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा सॉरी, वो आपका क्या होगी? बोरिंग कॉस्ट। और सिंपल जो आपने डिबेंचर और डिबेंचर इशू करके
जो आपने लॉस क्रिएट किया उस लॉस को डेफर्ड कॉस्ट में आपने रिकॉर्ड कर लिया, फिर जब आप उसको अमॉर्टाइज करोगे वो भी आपके पास क्या होगी, बोरिंग कॉस्ट। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ आपने समझनी है ना वो है क्वालिफाइंग एसेट। अगर क्वालिफाइंग एसेट समझने से पहले एक चीज़ समझ लो, अगर तो क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड की जा रही है, अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए आप बोरिंग कॉस्ट पे करो, क्या मतलब इस बात का कि आपने कोई एसेट खरीदा है, उस एसेट के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको आप बोरिंग कॉस्ट नहीं रिकॉर्ड करोगे, उसको आप कैपिटलाइज करोगे, मीन एसेट की कॉस्ट में उसको ऐड करेंगे। अब कौन से क्वालिफाइंग एसेट होंगे, ऐसे एसेट जिसकी एक्विजिशन, जिसकी कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन किसी सब्सटेंशियल पीरियड में कंप्लीट हो जाए, वो क्वालिफाइंग एसेट होते हैं। ऐसे एसेट जिसको आपने आज स्टार्ट किया है और उसकी जो कंप्लीशन है वो कोई वीक में या डेज में नहीं होनी, बल्कि वो मंथ में और ईयर्स में होनी आती है, वो आपके पास क्या होते हैं, क्वालिफाइंग एसेट्स। ठीक है, अब आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं कि भाई क्वालिफाइंग एसेट क्या होना है, जिस ऐसे एसेट जिसकी एक्विजिशन, जिसकी कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन एक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड में कंप्लीट होती है, वो क्वालिफाइंग एसेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक सिनेरियो दिए हैं, उसने सिनेरियो में बताया कि जी सपोज एक वेल नोन है रिफाइनरी हैज़ अप्रोच लोकल बेंचमार्क टू एक्वायर ए लोन 650 million टू कंस्ट्रक्ट 2.50 किलोमीटर लॉन्ग न्यू ऑयल पाइपलाइन टू रिफिल टू इट्स ऑयल डेबिट, द कंस्ट्रक्शन विल कंप्लीट इन 7 मंथ। उसकी कंप्लीशन कब होनी है, 7 मंथ में। तो आप ये बताओ कि ये आपके पास क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं। अब देखो मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में बता दिया कि भाई जिसकी कंप्लीशन क्या हो, वीक में, डेज में ना हो, बल्कि मंथ में या ईयर में। तो पहले केस में आपके पास उसकी कंप्लीशन कब हो रही है जी, वो कह रहा है 7 मंथ में। तो 7 मंथ है तो ये क्वालिफाइंग एसेट है, तो आप इसका लिख लो यस, फिर आगे इसके अंदर मेंशन कर दो अंडर IAS 23 इट वुड बी ए क्वालिफाइंग एसेट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट टेक सब्सटेंशियल पीरियड टू बी बिल्ड। अच्छा जी, सेकंड में वो कह रहा है शाइन्स लिमिटेड टू इम्पोर्ट ऑटो डायमंड कटिंग टू इम्पोर्ट विद इन 6 मंथ, दिस इम्पोर्ट नीड टू ए स्पेशल इम्पोर्ट परमिट फी 2 million, द प्लांट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन न्यू लोकेशन, विल बी कंस्ट्रक्टेड टेकिंग ए लोन 100 million बैंक 10, हाउ डज IAS डज द गाइड द कैपिटलाइजेशन ऑफ द। तो ये भी आपके पास है जी, बताओ कि इस एसेट की कॉस्ट को बोरिंग कॉस्ट कंसिडर करोगे या कैपिटलाइज करोगे। तो आप लिख दो भाई ये आपके पास जो है कैपिटलाइज होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट है, तो ये यस है आपके पास। फिर तीसरा, इस तरह चौथा, किसी बच्चे को बाकी सब्जेक्ट में किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रही सब्जेक्ट की, तो वो उसकी क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले। थर्ड और फोर्थ का भी आंसर गिवन है सोल्यूशन फाइल के अंदर। किसी बच्चे को इस सब्जेक्ट का GDP का सोल्यूशन चाहिए, मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले। इसके अलावा फिन 622 623 630, MGMT 615 617, इसके अलावा जितने भी आपके MKT के सब्जेक्ट है, BNK के हैं, HRM के हैं, CS मैथ, इनमें किसी बच्चे को असाइनमेंट, क्विज़ या GDP में प्रॉब्लम हो या प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट में प्रॉब्लम, तो मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले, इंशाल्लाह बच्चे की हेल्प की जाएगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।